हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 4 क्लास 11th वर्क एनर्जी एंड पावर। जो आज का टॉपिक रहेगा वो फर्स्ट रहेगा वर्क डन। सिमिलरली यूनिट जो है वो इक्वल पार्ट्स में टॉपिक वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले वर्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पावर पे जाएंगे। इक्वली ऐसे ही ये डिवाइडेड है। आज जो टॉपिक शुरू करना है वो है हमारे पास वर्क डन। जब किसी बॉडी पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाती है और वो फोर्स लगने के बाद अगर वो बॉडी वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो हम बोलते हैं वर्क इज डन। देखो दो बातें हमने यहां पर की। एक तो आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाई और दूसरा उस बॉडी ने पोजीशन चेंज की। ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से एक चीज तो हो रही हो पर दूसरी नहीं हो रही हो। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि इस दीवार पे फोर्स लगाओ तो आप जो है दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, ये बात पहले ओके है कि आपने फोर्स लगाई, लेकिन जो दीवार थी जो वॉल थी वो तो अपनी जगह से नहीं हिली, यानी कि आपके फोर्स लगाने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या रहा, जीरो रहा। तो ऐसे केसेस में वर्क डन नहीं माना जाता। वर्क डन सिर्फ तब माना जाता है जब दोनों चीजें हो रही हो, पहली फोर्स भी लग रही हो और दूसरी बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो रही हो। तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे वर्क डन की? वर्क इज said to be done if a force is acting on a body and it is displaced from its position। एक फोर्स जो है वो किसी बॉडी पर लगे और वो बॉडी अपनी पोजीशन जो है वो डिस्प्लेस कर ले, तब हम कहेंगे कि वर्क जो है वो हो चुका है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां ये बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी पर हमने फोर्स लगाई तो ये बॉडी यहां से यहां आ गई। हम मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी ने कवर किया यहां से यहां आने का वो S था, जिसकी डायरेक्शन ये थी, और जो फोर्स लगी मान लेते हैं वो फोर्स जो इसमें लगी वो ये थी F। इस फोर्स ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाया वो था थीटा। देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि फोर्स को हम सिंपली कंसेप्ट में ले सकते थे, क्यों हमने यहाँ पर इसको टेढ़ा ले जाके इंक्लाइन ले जाके यहाँ पर थीटा इन्वॉल्व किया। मैं आपको दोनों तरीकों से बता देता हूँ। पहले हम सिंपल लेके भी एंगल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं या पहले एंगल लेके इसको सिंपल बना सकते हैं। पहले हम बात कर रहे कि हमने मान लिया बॉडी यहाँ से यहाँ गई लेकिन फोर्स ऐसे नहीं लगी, फोर्स ऐसे लगी। तो जो फोर्स ऐसे लगी उसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाया, तो उस थीटा को आपने रिजॉल्व किया, तो फोर्स को आपने रिजॉल्व किया तो बेस के साथ आ गया F cos थीटा। तो वो कंपोनेंट फोर्स का जिसने बॉडी को हॉरिजॉन्टली मूव कराया वो है F cos थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो है S। तो वर्क आपका बोलता है कि वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहां पर आ गई आपकी F cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट हो गया S। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो इसको F डॉट S। जहां cos आ जाता है वहां पर डॉट प्रोडक्ट आ जाती है, और ये आपको पता है फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आप इसको ये लिख सकते हो। दो वेक्टर क्वांटिटी को जब डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी आती है जो है आपके पास W। तो इसलिए यहाँ पर F cos थीटा वर्ड यूज हुआ है। अदरवाइज हम इसको सिंपल कर सकते थे, मैं आपको सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला ही यहीं से शुरू कर सकता था
था कि वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट होती है। आपको ये बता के फिर उसके बाद हम डॉट हटा देते तो लिखवा देते एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा तो अभी आ गया इसमें, अपने आप इंट्रोड्यूस हो गया ना, क्योंकि थीटा किसके बीच में है, एफ और एस के बीच में, एस ये और एफ ये। तो पहले बताओगे तो इस तरीके से लिख लेंगे, वरना फिर यहाँ से करके ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, डायग्राम यही रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कोस थीटा, क्योंकि अब वो 9th वाला काम नहीं है कि आपको एंगल नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर आपको एंगल दे सकते हैं, तो इसलिए आपको कोस थीटा याद रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब यूनिट की अगर बात करें तो वर्क की क्या यूनिट होगी आपके पास, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क है आपके पास जूल, ये आपको पहले से पता है। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, स्मॉल यूनिट वर्क की होती है अर्ज, ये भी आपने किया है फर्स्ट यूनिट में, और इनके बीच का रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए कि 1 जूल इक्वल होता है 10 की पावर 7 अर्ज के। ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ज के इक्वल होता है। ये है वर्क के बारे में हमारे पास, डेफिनेशन की, डायग्राम किया, यूनिट की। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क डन, कि जो वर्क डन है किन टाइपों का हो सकता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ वर्क डन में देखिए तीन टाइप के हमारे पास वर्क डन होते हैं। एक है पॉजिटिव वर्क डन, सेकंड नेगेटिव वर्क डन, और थर्ड है जीरो वर्क डन। पहले की हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन किसे कहते हैं, देखिए पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, व्हेन फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन then work done is positive in nature। अगर जो आपने फोर्स लगाई है और फिर जो बॉडी अपनी पोजीशन से चेंज हुई है, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो तो वर्क डन को पॉजिटिव माना जाता है नेचर में। जैसे आपने किसी बॉडी को, जमीन पर कोई बैग पड़ा है, उस जमीन पर पड़े बैग को आप उठाना चाह रहे हो, तो आपने उस बैग को पकड़ा और उठा लिया। अब आपने जो बैग पे फोर्स लगाई वो ऊपर की डायरेक्शन में लगाई, और बैग भी जमीन से कहां आ गया, ऊपर आ गया। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। देख लीजिए चौक पड़ा है मेरे हाथ पे, मैंने इस चौक पे फोर्स लगाई, इसको यहां लाने के लिए ये लगा दी। चौक पे फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड, और चौक ने भी अपनी पोजीशन चेंज करके कहां आया, अपवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये वर्क डन कैसा हुआ, पॉजिटिव वर्क डन हुआ। तो अगर आप चाहो तो इसको हम जो है एग्जांपल में एक लाइन लिख भी सकते हैं कि वर्क डन बाय अ पर्सन इन लिफ्टिंग अ बॉडी। एग्जांपल पे लिख लो, वर्क डन बाय अ पर्सन इन लिफ्टिंग अ बॉडी और बैग। किसी बैग को या किसी बॉडी को नीचे से ऊपर उठाने में जो वर्क डन होता है वो हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन होता है। सेकंड टाइप इज नेगेटिव वर्क डन, व्हेन फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, इधर भी डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करो,
displacement of body both are in opposite direction, then work done is negative in nature। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही थी लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आ गया, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे यही एग्जांपल सेम डिस्कस कर लेते हैं, अब इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ये चौक मेरे हाथ पे पड़ा हुआ है, तो इस टाइम इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन मैंने इसको ऊपर की तरफ उठा दिया। अब आप इस पे मैंने जो फोर्स लगाई है उसको ध्यान मत दो, उसको इग्नोर करो, आप सिर्फ ये देखो कि ग्रेविटी की फोर्स तो नीचे जा रही है पर चौक तो कहां आ गया, ऊपर आ गया, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। ठीक है, या फिर कोई गाड़ी जा रही है और गाड़ी तो आगे की तरफ चल रही है लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट साइड में है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो पीछे खींच रहा है गाड़ी को, लेकिन गाड़ी आगे जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ऐसे केसेस में हम वर्क डन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। एग्जांपल में आप लिख सकते हो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एग्जांपल में लिख देंगे वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन a body is lifted up, जब किसी बॉडी को ऊपर उठाया जाए। अगर किसी चीज को ऊपर उठा रहे हैं तो ग्रेविटी की फोर्स तो नीचे की तरफ काम कर रही है, तो दोनों का नेचर क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तीसरा टाइप हमारे पास जो आ जाता है वर्क का, वो है जीरो वर्क डन। इफ फोर्स एंड displacement are perpendicular to each other, then work done is zero। एंगल के हिसाब से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहले में जब दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में थी तो थीटा जो है वो जीरो था, सेकंड में दोनों चीजें अपोजिट डायरेक्शन में हुई तो थीटा हो गया 180, और अब दोनों चीजें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो थीटा हो गया 90। तो आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1 थी, इसलिए फॉर्मूला जो है यहाँ पर W = FS रह गया। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो फॉर्मूला यहाँ पर -FS आ गया, नेगेटिव वर्क डन हो गया। और cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, इसलिए वर्क यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका एग्जांपल क्या है आपके पास, देखो एक एग्जांपल तो हम बोल सकते हैं वो जो हमने शुरू में डिस्कस किया कि आप एक दीवार पर फोर्स लगाना शुरू करो, दीवार तो हिलेगी नहीं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन वो इसका एग्जांपल नहीं है, वो तो जब आपने वर्क डन की स्टेटमेंट बोली आप वही बोल सकते हो, क्योंकि ये जो फोर्स आप दीवार पे लगा रहे हो ये जरूरी थोड़ी ना है कि उस फोर्स का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। यहाँ तो एग्जांपल वो लिया जाएगा जिसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का। अगर ऐसा एक कॉमन सा एग्जांपल आप लोगों ने देखा है, जब आप किसी बस या ट्रेन से उतरते हो तो वहां पर बड़े सारे कूली घूम रहे होते हैं, आप अपना बैग उनको पकड़ा देते हो, वो कूली वो बैग उठाएगा और अपने सिर पे रख लेगा और चलना शुरू कर देगा जितना दूर आपने चलाना है। और फिर जब वो चल पड़ेगा 500 मीटर 1 किलोमीटर गया और उतरने आपका सामान उसने उठा के नीचे रखा और आपसे मांगे पैसे, तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो फिर पैसा देना नहीं बनता, फिर क्योंकि वर्क डन जो है वो 0 है। जब उसने काम ही कुछ नहीं किया तो आप पैसे क्यों दोगे, वो काम क्यों नहीं किया वो देखिए। अगर ये कूली है और इसने वो सामान अपने सिर पर रख लिया और रास्ता है ये जो उसने कवर करना है, ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, और ये जो वेट है ये लाई करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो वो सीधा चल रहा है तो वेट तो इसी डायरेक्शन के साथ चल रहा है। जो सिर पर बैग रखा हुआ है वो जो बैग फोर्स लगा रहा है वो फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये एंगल क्या है 90 डिग्री। वो यहाँ होगा तब भी एंगल 90, यहाँ होगा तब भी 90, और जब वो आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच के बैग को सिर से उतारेगा तब भी एंगल क्या था 90। तो साइंस के अकॉर्डिंग तो उसका वर्क पूरे रास्ते क्या रहा 0। तो काम तो कुछ किया ही नहीं, तो पैसे किस चीज के, ठीक है। तो पैसे इस चीज के हैं कि उसकी बॉडी की एनर्जी वेस्ट हुई है। आपको दीवार पे जो है मैंने फोर्स लगाने को कहा, दीवार बेशक ना हिली हो लेकिन आपने तो पूरा जोर लगाया, आपकी तो एनर्जी वेस्ट हुई। तो उस एनर्जी के हमें पैसे देने हैं, काम के पैसे नहीं देने। आप कह सकते हो कि ये पैसे इसलिए हैं क्योंकि तेरे को पसीना आया हुआ है, काम किया तूने, बाकी मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है 3 टाइप हमारे पास वर्क डन के। इसके अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो वर्क के साथ जुड़ा हुआ है, वो है कि वर्क को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आई, जे और के की फॉर्म में, जो हमने सेकंड यूनिट में किए थे। तो वो भी देख लीजिए। लिख सकते हो आप उसको कि वर्क डन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वर्क डन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखिए बोर्ड पर ये वर्क है, आपने अभी पढ़ा कि ये इक्वल होता है 2 वेक्टर क्वांटिटीज की डॉट प्रोडक्ट के इक्वल F डॉट S। फोर्स को आप लिख सकते हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे Fx I, Fy J, Fz K। x एक्सिस में f का कंपोनेंट fx, y एक्सिस पर f का कंपोनेंट fy, z एक्सिस पर f का कंपोनेंट fz, और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लगे हुए हैं i, j, k। क्लियर है सबको ये चीज? आपने पहले भी ये चीज की है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट को भी आप लिख सकते हो x ऑफ i, y ऑफ j, z ऑफ k। कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है x एक्सिस में वो x है, y एक्सिस पे वो y है, z एक्सिस पर वो z है। तो ये s की वैल्यू और ये f की वैल्यू, दोनों वैल्यूज को यहां पुट करते हैं। तो देखिए वर्क इज इक्वल्स टू डॉट लगा के s की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही है कैसे होती है, i की i के साथ, j की j के साथ और k की k के साथ। तो सॉल्व करोगे तो w आ जाएगा आपके पास x fx, y fy और z fz। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से सॉल्व किया है। बताना इसलिए जरूरी था कि कई बार किसी कंपटीशन लेवल पे या 11th के एग्जाम में ही बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का, कि आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन फॉर्म में दे दिए जाते हैं और आपसे वर्क पूछा होता है। वहां पर अगर आपने छोटा सा ही कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो आपके लिए क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि पता नहीं 11th में था भी या कहीं बाहर से आ गया हो, जबकि वो इतना इजी था। आपके पास एक न्यूमेरिकल हम कर भी लेते हैं इसका आपको सॉल्व करने के लिए, कि लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं न्यूमेरिकल की। इफ अ फोर्स F I plus 3J plus 5K acts on a body and it is displaced by इस डिस्प्लेसमेंट से वो डिस्प्लेस हो गए, देन फाइंड वर्क डन। एक बॉडी पर ये फोर्स लगी और इतना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, तो आपसे वर्क डन पूछा गया। तो सिंपल फॉर्मूला था वर्क इज इक्वल्स टू F डॉट S। F की वैल्यू आपने रखी I 3J 5K डॉट
एस की वैल्यू 2j, आई है नहीं एस के अंदर, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आई नहीं है तो यानी कि आई 0 है, तो इसलिए आई को तो हम छोड़ ही देंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 0 लिखोगे, 0 की आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर है 0। तो अब मल्टीप्लाई करोगे j की j के साथ, 3 to the 6 प्लस 5 6 the 30, आंसर इज 36 जूल। सिंपल आंसर आ गया एक लाइन में। तो ये था हमारे पास यूनिट नंबर 4 का पहला आज हमने वीडियो बनाई, फर्स्ट वीडियो हमने आज बनाई, जिसमें हमने वर्क डन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, यूनिट्स पढ़ी और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे डिफरेंट फोर्सेस के वो हमने किए, और लास्ट में जो है वर्क को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो है वो रिप्रेजेंट करके दिखाया है। तो आपने इनको घर जाके एक बार रिवाइज कर लेना है।